आज हम बात कर रहे हैं लीगल ड्राफ्टिंग की सीरीज में विटनेस प्रोटेक्शन के बारे में। और विटनेस प्रोटेक्शन के साथ साथ में अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है और हिस्ट्री शीटर है तो उसके खिलाफ रिलीफ सॉर्ट कैसे करेंगे और रिलीफ कहाँ पे फाइल करेंगे और विटनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या लीगल रेमेडी है। और रेमेडी के साथ साथ अगर किसी के ऊपर हिस्ट्री शीट खुली है और 20-25 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज है और ऐसी स्थिति में अगर स्थानीय पुलिस मैनेज रहती है और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो आप उन परिस्थितियों में कैसे, कब और क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब डिस्कशन एक लाइव केस के साथ करेंगे। यह मैटर जरवल का है और हमारे क्लाइंट है मोहम्मद शादान। इस केस में चूंकि जो लोग एक्यूज के खिलाफ विटनेस बनते हैं या गवाही देते हैं, लगातार उनका हरेसमेंट हो रहा है और कहीं ना कहीं मुकदमे में विड्रा करने और कराने की और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो पहले से चल रही होती है उसको विड्रा कराने की कोशिश करते रहते हैं। अब इसमें क्योंकि एक्यूज के खिलाफ मोर देन 25 की क्रिमिनल हिस्ट्री है और गुंडा एक्ट में भी, गुंडा एक्ट 1970 में भी कार्रवाई ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन कई एक ऐसे मैटर देखे गए कि जो ऑलरेडी हिस्ट्री शीटर है उसके कहने पे पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है उनके खिलाफ जो ऑलरेडी उस एक्यूज के खिलाफ विटनेस है। और ऑलरेडी विटनेस ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 फाइल किया, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने एक डायरेक्शन के साथ एडीएम को एक ऑर्डर जारी किया मैंडेमस के रूप में कि जो एक्यूज को यानी जिला बदरी की जो कार्रवाई थी उस कार्रवाई में जो जिला बदर रहते हुए उसने उस ऑर्डर का डिसोबीडियंस किया है उसके खिलाफ दोबारा प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाए और सेक्शन 5 और सेक्शन 6, 10 और 9, 11 तक में जो उसके प्रोस्पेक्टिव है उसकी जिला बदरी की कार्रवाई को एक्सटेंशन करने के लिए एप्लीकेशन पिटिशनर की तरफ से फाइल हुई और उस पिटीशन पे एडीएम के द्वारा कोई कार्रवाई डिटेल नहीं की गई, जिससे एग्रीव्ड हो करके पिटिशनर ने रिट पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट में फाइल किया और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिटेल ऑर्डर से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी एडीएम को, एडीएम बहराइच को डायरेक्शन इशू करते हुए ये निर्देश दिए कि जो आवेदन एप्लीकेशन पेंडिंग है कंटेम्प्ट की या एक्सटेंशन की उसको निस्तारित किया जाए। अब हम ये रिट पिटीशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल से, क्योंकि हमारी सीरीज है लीगल सीरीज की, तो लीगल वे में हम बात कर रहे हैं। रिटसी में इसलिए फाइल हुई, यहाँ पे कोड है, कोड ऑफिस लिखती है रिटसी, ये डिस्ट्रिक्ट है और इन द ऑनरेबल कोर्ट ये प्रॉपर फॉर्मेट है, वहां पे आप फाइल करेंगे और ये रिटसी नंबर है 6107/2023 मोहम्मद शादान वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बहराइच एंड अदर। इंडेक्स है, इंडेक्स पे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि इंडेक्स क्यों जरूरी है। डेट ऑफ इवेंट है, ये भी जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर इंटरिम रिलीफ, हालांकि इस केस में फर्स्ट डेट पे ही पिटीशन डिसाइड हो गई तो यहां पे इंटरिम रिलीफ का कोई खास मतलब नहीं बचा था, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पे इंटरिम रिलीफ एप्लीकेशन फाइल करना जरूरी है। अब उसके बाद में यहाँ पे वो ऑर्डर है
जिस ऑर्डर का डिसोबीडियंस हुआ था वो ऑर्डर लगा हुआ है, और उस ऑर्डर के डिसोबीडियंस पे लोकल पुलिस ने खुद एक्यूज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और एफआईआर में एक्यूज को जेल भेजा, लेकिन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कंटेम्प्ट की कार्रवाई प्रोसीड नहीं की क्योंकि उसके ऑर्डर का डिसोबीडियंस हुआ था। इसलिए एप्लीकेंट ने उनके यहाँ एप्लीकेशन फाइल हुई। ये एप्लीकेशन फाइल हुई थी, एप्लीकेशन डेटेड 18/10/2022 है, और वो एप्लीकेशन फाइल हुई। उसके बाद ये कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट है जो पुलिस ने फाइल किया था एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। उसके बाद में ये ऑर्डर शीट की कॉपी है, क्योंकि किसी केस में अगर डायरेक्शन के लिए आते हैं तो पुलिस रिपोर्ट लगाना जरूरी है, और वो मैंडेट भी करता है कहीं ना कहीं। उसके बाद में कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एक और है जो आरटीआई के थ्रू ली गई थी। ये एफिडेविट का पोर्शन है, आईडी है, वकालतनामा है और जीमेल नोटिस है। उसके बाद हम डेट ऑफ इवेंट पे आ जा रहे हैं। डेट ऑफ इवेंट्स किसी मुकदमे का जिस्ट होता है, इसलिए डेट ऑफ इवेंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। यहां से हमने लिखा 30/4 और 8/9/2022, 10/10/2022, 9/2/2022, यानी एक ऑर्डर 30/4/2022 को एडीएम द्वारा पास किया था अपोजिट पार्टी नंबर 4 के लिए, और अपोजिट पार्टी नंबर 4 ने जो ऑर्डर पास हुआ था एडीएम के यहां से 30/4/2022 को उसको वायलेट किया। तब लोकल पुलिस ने 8/9/2022 को एफआईआर दर्ज की। उसके बाद में एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन जब एफआईआर पे एक्शन नहीं हुआ तो पिटिशनर यानी एप्लीकेंट ने एक एप्लीकेशन दिया कि जो एडीएम का ऑर्डर है उसका वायलेशन हुआ। तो एप्लीकेशन कहां पे मूव हुई? एडीएम के यहां, क्योंकि एडीएम ने ही जिला बदर किया था, तो ये एप्लीकेशन मूव हुई एडीएम के यहां, और एडीएम के यहां पुलिस ने फिर उसमें रिपोर्ट सबमिट किया, और पुलिस ने इस बात को एडमिट किया है कि वो एक्चुअली हिस्ट्री शीटर है, यानी एचएस है। तो हिस्ट्री शीट उसकी ऑलरेडी खुली हुई है, और ये इंफॉर्मेशन वहां पे भेजी, और ये कहा कि अपोजिट पार्टी नंबर 4 जो है वो हैबिचुअल अफेंडर है, और उसके खिलाफ 16 मुकदमे पंजीकृत हैं। 16 मुकदमे पंजीकृत होने की सूचना खुद जो है पुलिस ने एडीएम को दिया। अब उसके बाद में एडीएम ने क्या किया कि तमाम डेट फिक्स होने के बाद जो एप्लीकेशन फाइल हुई थी उस एप्लीकेशन पे नो फाइनल ऑर्डर हैज बीन पास टिल डेट, यानी जिस दिन रिट पिटिशन फाइल हुई है 1/8/2023 को, यानी 1/8/2023 तक कोई भी फाइनल ऑर्डर एडीएम की तरफ से एप्लीकेशन जो फाइल हुई थी शादान की तरफ से, यानी शादान जो इसमें पिटिशनर है उनकी तरफ से फाइल हुई थी, उस दिन से पिटिशन फाइल होने तक इन्होंने डिसाइड नहीं किया किसी भी तरह की। अब उसके इसीलिए फर्दर जो रिक्वेस्ट हुई, देयरफॉर पिटिशनर इज बिफोर योर लॉर्डशिप, यानी ये कोर्ट को प्लीज करने का वर्ड है, इसलिए पिटिशनर क्या किया, ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष अप्रोच किया है। क्या करने के लिए? सीकिंग इंटरफेरेंस ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो ये पैराग्राफ मैंडेट है कि ऑनरेबल कोर्ट किसी मैटर में इंटरफियर क्यों करे, वो उसके रीजंस क्या हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर इंटरिम रिलीफ है, हालांकि इंटरिम रिलीफ इसमें नहीं हुई थी। ये पिटिशन ऑन द फर्स्ट डेट हैज बीन डिसाइडेड विद द डायरेक्शन टू द एडीएम, वो अभी ऑर्डर में शो कर रहा हूं। उसके बाद में ये इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन जो हमारी थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि फर्स्ट डेट में ही पिटिशन हमारी डिसाइड हो गई। ये मेमो ऑफ द रिट पिटिशन है, और यहाँ पे स्टैम्प शुल्क लगा हुआ है। मेमो ऑफ द रिट पिटिशंस पे पहले भी हम ये कह चुके हैं कि जब भी आप ड्राफ्टिंग करेंगे तो आपको क्या करना है, पिटिशनर का नाम डिटेल में लिखना है, एज लिखना है, और उसके बाद में फादर्स का नाम लिखना है,
और कंप्लीट एड्रेस लिखना है। कंप्लीट एड्रेस इसलिए भी जरूरी है कि एनीवे अगर कोई कम्युनिकेशन ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से हो तो उसमें किसी तरह की कोई दुश्वारी ना आने पाए, इसलिए जो है ये होना जरूरी है, उसमें लिखा जाना जरूरी है ताकि किसी भी तरह की कोई दुश्वारी न होने पाए। किसमें था? शादान। ये है ताकि उसमें किसी सॉरी फॉर इंटरप्ट, वो किसी वजह से पेज ऊपर नीचे हो गया था। तो यहाँ पे पार्टी नेम लिखना, हम ये कह रहे थे कि पार्टी नेम डिटेल लिखना जरूरी है, और कोशिश हम ये करते हैं कि फर्स्ट पार्टी उसको बनाया जाए जिससे हम जिसके यहाँ जिसके पास रेमेडी सीख कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एडीएम को फर्स्ट पार्टी बनाया है। बदर जी समझिए, सुमित जी नींद में है क्या? तो फर्स्ट पार्टी जो है इस तरह से बनाना जरूरी है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, और स्टेट ऑफ यूपी थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम इसलिए बनाया गया कि इसमें जो है कई एक मैटर थे, रेवेन्यू की भी तमाम जमीनों को एक्यूज ने कब्जा कर रखा था, इसलिए इसमें वो भी थोड़ी रिलीफ सीख की गई थी। अब उसके बाद ये जो अपोजिट पार्टी नंबर 4 है, इनके खिलाफ पुलिस ने खुद एडमिट किया है कि 16 केस एफआईआर के हैं इसमें, और उसके ये तो 2020-21 की रिपोर्ट है। उसके बाद जो है कई मुकदमे दर्ज हो गए हैं, 2-3 एफआईआर जो है वो बहुत हीनियस ऑफेंस में है, यौन उत्पीड़न वगैरह के हैं, और गैंग रेप वगैरह से भी रिलेटेड मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज हैं। तो ये मिथुन उर्फ इंतजार अहमद के खिलाफ जो है ये कई मुकदमे ऑलरेडी दर्ज हैं, लेकिन पुलिस जो प्रॉपर एक्शन होना चाहिए, ये एडीएम का जो प्रॉपर एक्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अब देखिए आगे का केस शॉर्ट में। पहला पैराग्राफ, ये रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 226 है। ये 226 में ये सीआरएलपी जाने की वजह से किसी को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सीआरएलपी अलग से क्यों है। सीआरएलपी 226 में एक कोड बनाई गई थी, और अलग अलग डिफरेंट हाई कोर्ट में उस तरह के कोड बने हुए हैं। तो जाती है मैटर जाएगा ये 226 में ही। अब 226 में कई कैटेगरी बनी हुई है। ये एक कैटेगरी है रिट्सी की, रिट्सी की एक कैटेगरी है, और ये पैराग्राफ जो ऑनरेबल कोर्ट को संबोधन है चीफ जस्टिस और अदर कंपनियन को लेकर करके, और ये पिटिशनर की हम्बल प्रेयर है। पहले पैराग्राफ में ये लिखना है कि दिस इज फर्स्ट रिट पिटिशन, सब्जेक्ट मैटर पे ये पहली पिटिशन है, इससे पहले कोई पिटिशन ना लखनऊ में फाइल हुई है और ना ही इलाहाबाद में, तो ये आपको अंडरटेकिंग लिखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेकंड पिटिशन रहती है और आदमी जो है वो गलती से फर्स्ट लिख देता है, और कंसीलमेंट को रोकने के लिए ये अंडरटेकिंग दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट रूल के हिसाब से। सेकंड प्रेयर में कि कैविएट को मैंडेट लिखना है कि आपको किसी मामले में कैविएट एप्लीकेशन या पिटिशन रिसीव हुई है कि नहीं हुई है। एक रूल के हिसाब से और ऑनरेबल अपेक्स के जजमेंट के हिसाब से ईडी और सीबीआई का पैराग्राफ लिखना होगा, क्या कि मैटर जो है सीबीआई, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन यानी पीसीआई एक्ट, ईडी और एनआरएचएम स्कीम और जीपीएफ स्कीम और एमपीएमएलए से रिलेटेड नहीं है, ये मैंडेट कर रहा है। अब यहां से हम हमारे केस का ओपनिंग पैराग्राफ शुरू हो गया। ये क्या है कि पिटिशनर ने कहा कि अपोजिट पार्टी नंबर 1 हैज पास द ऑर्डर डेटेड इतना अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 3A यूपी कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट 1970, यानी एक ऑर्डर पास हुआ
30/4/2022 को अंडर गुंडा एक्ट, क्या अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 31A विद इन ब्रैकेट कर करके, ये आप देख लीजिएगा, उसको बियर एक्ट में भी मैं दिखाता हूं। द ऑर्डर बिकम फाइनल एज पर बेस्ट नॉलेज ऑफ द पिटिशनर। ये इसलिए लिखा गया कि किसी और कोर्ट में एक्यूज ने कहीं चैलेंज तो नहीं किया है, और अगर चैलेंज किया हो और उसी पे हम रेमेडी सीख कर रहे हो तो जो दूसरी कोर्ट है वो उसकी कार्रवाई फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। इसलिए अगर कोई ऑर्डर अंडर चैलेंजेबल होने वाला हो या अंडर चैलेंज होने लायक हो तो आप कोशिश करिए कि ड्राफ्टिंग के समय आप क्लाइंट से पूछ लीजिए कि इस ऑर्डर को, जो ऑर्डर, जिस ऑर्डर के बारे में आप हाई कोर्ट आए हैं, उस ऑर्डर के बारे में आपको क्या समझना है कि वेदर एनी पिटिशन और application or petition is filed before any court of law, before any court of law। ये जरूरी है ताकि इस अंडरटेकिंग के तहत आपको ये समझ में आ जाए, जो ये आप अंडरटेकिंग देंगे कि द अफोरसेड ऑर्डर हैज नॉट बीन स्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। भाई हाई कोर्ट क्यों इंटरफेयर करेगी अगर ऑलरेडी कहीं पे अल्टरनेटिव रेमेडी है, अल्टरनेटिव रेमेडी, तो हाई कोर्ट उसमें ऑलरेडी इंटरफेयर नहीं करेगा। या कहीं पे मैटर सब जुडिस हो तो भी हाई कोर्ट जो है वो उस मामले में इंटरफेयर नहीं करता है, या सब जुडिस होने का कोई रीजन आपको असाइन करना पड़ेगा तो ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है इंटरवेन कर सकता है। ऐसे ही यहाँ पे जो फर्दर पैराग्राफ है उसमें लिखा कि ऑर्डर पास बाय द अपोजिट पार्टी नंबर 1 अगेंस्ट द अपोजिट पार्टी नंबर 4, डेट क्या है 30/4/2022, हैव बीन वायलेटेड बाय द अपोजिट पार्टी नंबर 4। यहाँ पे क्या कहा गया कि जो ऑर्डर 30/4/2022 का है और इसमें 6 महीने के लिए क्या किया था, जिला बदर किया था, 6 महीने के लिए जिला बदर, इसको किसको, ओपी नंबर 4 को, ओपी नंबर 4 को जिला बदर कर दिया था एडीएम ने वाइड ऑर्डर डेटेड 30/4/2022 को। उस ऑर्डर को क्या किया, वायलेट किया अपोजिट पार्टी नंबर 4 ने। तब क्या हुआ उसके आगे, तो पुलिस जरवल ने एक एफआईआर दर्ज किया 8/9/2022 को अंडर सेक्शन 10 ऑफ गुंडा कंट्रोल एक्ट, किसमें, इन वायलेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ एडीएम। तो पुलिस ने एक ये एफआईआर दर्ज कर दिया। एफआईआर की कॉपी यहाँ पे दर्ज है, वो उसको अभी हम डिटेल में दिखाते हैं, पहले ये समझते हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि हम उसमें इंटरवेन कर रहे हैं कि क्योंकि पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज कराई है और एडीएम ने जो ऑर्डर पास किया है वो तो स्टेट का मैटर है, समझिए, वो स्टेट का मैटर है, समझिए, ये एक्चुअली स्टेट का मैटर हुआ कि जो एडीएम ने ऑर्डर पास किया है वो किसका मैटर है, वो ऑलरेडी स्टेट से रिलेटेड है, स्टेट से। और जो एफआईआर दर्ज कराई गई वो किससे रिलेटेड है, स्टेट से, यानी पुलिस भी स्टेट है और एडीएम भी स्टेट है। एडीएम और पुलिस ये क्या है, स्टेट। अब मामला क्या हुआ, शादान कहां से आ गए, हाउ शादान इज इंटरवेन इन द मैटर, यानी शादान को क्या अपनी पर्सनल गरज है या क्या एडवांटेज है जिसकी वजह से ये इसमें इंटरवेन किए कि वेदर एनी एप्लीकेशन फाइल बाय मिस्टर शादान इज मेंटेनेबल और नॉट। उसको आगे डिस्कस करते हैं कि अब यहां पे एक क्वेश्चन आ गया, समझिए, यहां पे एक क्वेश्चन है कि अगर कोई आदमी हिस्ट्री शीटर और अपराधी है और पुलिस या लोकल अथॉरिटी के जरिए से उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, या मान लीजिए कि ये बदर जी हैं और वकालत छोड़ करके गुंडई करने लगे, ठीक। अब सुमित जी आए और कहे
कि इनके खिलाफ पुलिस मिली हुई है जहां पे ये रहते हैं और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, तो बीइंग अ वकील हमारे पास ये आए कि साहब वो कार्रवाई नहीं हो रही है, तो अब उस पर क्या किया जाए। तो ऐसे मामले में इंटरवेंशन एप्लीकेशन पड़ती है कि चूंकि अभियुक्त जो है वो कई मामलों में वांटेड है और अगेंस्ट सोसाइटी ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहा है, इसलिए वो उसके खिलाफ आप कोई भी आदमी आकर के खड़ा हो सकता है। जैसे सीआरपीसी के प्रोविजन में सेक्शन 46 में है कि कोई भी आदमी अरेस्ट कर सकता है कस्टडी के मामले में। अब कस्टडी, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कस्टडी जो लेने का पावर है वो सिर्फ कोर्ट को है, या कस्टडी जो लेने का पावर है वो सिर्फ पुलिस को है। प्राइवेट पर्सन्स के द्वारा भी किसी की गिरफ्तारी की जा सकती है। इस बारे में ज्यादातर लोगों का कंफ्यूजन है, वो से क्लियर होना चाहिए। उस पर हम कभी डिस्कस करेंगे इस पॉइंट पे। ऐसे ही अगर कोई समाज के लिए कैंसर बना हुआ है और समाज के पीस और हार्मोन्स को डिस्टर्ब किए हुए है, तो ऐसे मामले में कोई भी आदमी उसके खिलाफ एफआईआर कर सकता है, कोई भी आदमी उसको प्रोसिक्यूट कर सकता है, लेकिन उसका एक्शन जो हो, जो इंटरवेन कर रहा है उसका एक्शन गुड फेथ में होना चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट उसको एग्जामिन करेगी और अगर उसको लगता है कि ये मैटर गुड फेथ में है तो उसको प्रोसीड करेगी। उस पर आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा समझ रहे हैं सुमित जी? हाँ, उसको आगे एग्जामिन करेंगे। अब बात करते हैं किस पे, कि पिटिशनर ने एप्लीकेशन फाइल किया किस डेट को, 18/10/2022 को। किस बात की एप्लीकेशन फाइल किया कि जो ऑर्डर पास किया था किसने, एडीएम ने, उसको किसने वायलेट कर दिया, ओपी नंबर 4 ने। ओपी नंबर 4 ने क्या किया, उसका वायलेशन किया। इसी वजह से एप्लीकेशन पिटिशनर ने फाइल किया। ठीक, अब पिटिशनर ने एप्लीकेशन फाइल कर दिया, अभी राइट को हम यहां पे टच नहीं कर रहे हैं फिलहाल, अभी मैटर पे आ रहे हैं। अब उसके बाद में लोकल पुलिस ने क्या किया, यहां पे लोकल पुलिस ने एक रिपोर्ट सबमिट किया। एप्लीकेशन जो पिटिशनर की फाइल हुई थी उसके परसुएंस में लोकल पुलिस ने क्या किया, रिपोर्ट फाइल किया। ठीक, अब देखिए लोकल रिपोर्ट फाइल होने के बाद में ये हम क्या कह रहे हैं इस पैराग्राफ में कि 13 मर्तबा से ज्यादा केस लिस्ट हुआ लेकिन कोई ऑर्डर फाइनल नहीं पास हुआ। ठीक, और उसके बाद में क्या लिखा कि दैट द अपोजिट पार्टी नंबर 4 हैविंग 16 क्रिमिनल केसेस के रिकॉर्ड, वो एज पर द पुलिस रिपोर्ट। अब 16 केसेस अगर होंगे किसी के विरुद्ध तो वो हिस्ट्री शीट के दायरे में आएगा। लेकिन अब लोकल पुलिस क्यों उसको प्रोटेक्ट कर रही है, आज तक गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि लोकल पुलिस का प्रोटेक्शन है। बस ये है कि घुमा फिरा करके पुलिस मैनेज करा देती है। अभी आगे दिखाता हूं कि एक्यूज ने कितने विटनेसेस के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए, ताकि जो मुकदमे दूसरों की तरफ लिखे गए हैं वो किसी न किसी तरीके से मैनेज हो कर करके और वो मुकदमे खत्म हो। तो इसका भी एक बड़ा पर्पज होता है। अब उसके बाद में डेट 18/8/2023 को फिक्स हुआ अपोजिट पार्टी नंबर 1 के पास। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि वो ये लिखा गया कि दैट द अपोजिट पार्टी नंबर 4 इज द हैबिचुअल ऑफेंडर एंड क्रिमिनल एंड हैविंग टेरर इन द सोसाइटी। इसी वजह से ऑनरेबल कोर्ट जो है इस मैटर में इंटरफियर करे या इंटरवेन करे। अब देखिए इंटरवेन एक और करने का जो रीजन असाइन किया जा रहा है वो ये है क्या, कि दैट द लोकल पुलिस आर ग्लोब इन हैंड विद द एक्यूज अपोजिट पार्टी नंबर 4 एंड नॉट imposing the gangster and preventive offenses, therefore opposite party number 4 are terrorizing the general people and nobody has courage to stand against the opposite party number 4। यानी
अपोजिट पार्टी नंबर 4 जो है, जिसके खिलाफ मोर देन 16 केसेस की क्रिमिनल हिस्ट्री एज पर पुलिस रिपोर्ट, और पुलिस ने कई एक मैटर्स को उसमें हाइड किया है जो मेंशन नहीं किया रिकॉर्ड में, मतलब क्राइम रिकॉर्ड में मेंशन नहीं किया है, जबकि और भी केसेस हैं। फिर भी क्यों पुलिस उसका जनरल पब्लिक के बीच में इतना ज्यादा टेरर है कि कोई आदमी एक्यूज के खिलाफ जो है खड़ा होने को तैयार नहीं है, और इसी वजह से क्या करे, कोर्ट इस मामले को टेकअप करे और इसमें इंटरवेन करे। समझ रहे? कोर्ट क्यों इंटरफियर करेगी इस मामले में? इस वजह से इंटरफियर करेगी कि पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है और दे वांट जस्टिस। किस वजह से? सिक्योरिंग द लाइफ एंड लिबर्टी एंड डिग्निटी ऑफ लोकल पीपल ऑफ द पिटिशनर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। इसी वजह से हमारा क्या बन गया था, राइट बन गया था, और हमारी एप्लीकेशन इंटरटेन हो गई थी। अदरवाइज इतनी बड़ी स्टेट की मशीनरी है, वो एक्शन और रिएक्शन लेती रहती, लेकिन हमारा ये एलिगेशन था क्या कि पुलिस क्या है, एक्यूज से मिली हुई है लोकल पुलिस, और लोकल पुलिस के मिले रहने की वजह से उस पर कोई एक्शन और रिएक्शन और कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है और ना हो रही है। देखिए अब बात यहीं पे खत्म कर रहे हैं। क्या है कि अपोजिट पार्टी नंबर 1 जो एडीएम है, उनका एक्शन क्या है, इलीगल है, आर्बिट्रेरी है और अगेंस्ट फंडामेंटल राइट है और कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत है। अब ये पैराग्राफ लिखना मैंडेट करता है कि पिटिशनर के पास कोई और अल्टरनेटिव रेमेडी नहीं है एक्सेप्ट फाइलिंग द प्रेजेंट पिटिशन विद द फॉलोइंग ग्राउंड्स। ग्राउंड्स बेसिकली वही है कि एडीएम ने एक ऑर्डर पास कर दिया, उस ऑर्डर का ये इस सेक्शन में पास किया था अंडर द गुंडा एक्ट, और वो ऑर्डर बिकम फाइनल बिकॉज एक्यूज हैज नॉट चैलेंज इन एनी कोर्ट। तो जब वो चैलेंज नहीं हुआ तो वो ऑर्डर क्या होगा, बिकम फाइनल। अब फाइनल ऑर्डर है तो फाइनल ऑर्डर का अगर एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो हम कहां आ सकते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट में, किस में, रिट पिटिशन में। तो उसी हिसाब से ये रिट पिटिशन फाइल हो गई थी कि चूंकि उस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। देखिए कि और एप्लीकेशन किसके, पिटिशनर के द्वारा भी कॉम्पिटेंट कोर्ट में दिया गया कि आप अपने आदेश का कंप्लायंस करिए जो वायलेट हो गया है। उसमें क्या हुआ कि एप्लीकेशन ऑफ द पिटिशनर पे लोकल पुलिस से रिपोर्ट मांगा एडीएम ने, और इस पे रिपोर्ट फाइल हुई, और पुलिस ने खुद एडमिट किया अपने रिपोर्ट में कि उसके खिलाफ 16 केसेस हैं। वो अभी हम रिपोर्ट आपको शो कर रहे हैं नीचे, यानी 16 केसेस की क्रिमिनल रिकॉर्ड है या हिस्ट्री ऑफ रिकॉर्ड है। अब इसके बाद में 39 इतना टाइम लग गया जिसमें कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ, और 16 केसेस के क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और कई बार डेट फिक्स हुई, हैबिचुअल ऑफेंडर है, और लोकल पुलिस जो है क्या है, एक्यूज से मिली है, ना तो उस पर गैंगस्टर लगा रही और ना ही अदर प्रिवेंटिव ऑफेंसेस में उसको बुक कर रही है, और लोकल पुलिस की लाइफ, लिबर्टी और डिग्निटी तमाम तरीके से वायलेट हो रहे हैं। इसलिए ऑनरेबल क्या करे, इसमें इंटरफियर करे, इंटरफियर। तो ऑनरेबल का इंटरफेरेंस इसमें रिक्वायर्ड हो गया। अब आगे आप प्रेयर पे, प्रेयर में हमने सिंपली 4 लाइन की लिखी कि इशू डायरेक्शन, ऑर्डर और डायरेक्शन टू द अपोजिट पार्टी नंबर 1 टू डिसाइड द एप्लीकेशन डेटेड इतना, फाइल्ड इन केस नंबर इतना, कंप्यूटर केस नंबर इतना, स्टेट वर्सेस मिथुन उर्फ इंतजार अहमद, पेंडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ अपोजिट पार्टी नंबर 1 इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड एज दिस ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट एंड प्रॉपर। समझिए ये प्रेयर है। प्रेयर में 2 बातें समझना जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि 2 हफ्ते में कर दीजिए, आप ये नहीं कह सकते कि 4 हफ्ते में, यानी आप ऑनरेबल कोर्ट को ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या कहना है कि प्लीजेंट का वर्ड यूज करना है,
और ऑनरेबल कोर्ट से ये भी कहना है कि आप जो न्याय हित में हो वो टाइम फ्रेम पीरियड आप अपने आप से दे दीजिए। तो इसलिए ये इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है और प्रैक्टिकली इसको एग्जामिन करना भी कोर्ट में चल कर करके भी जरूरी है, ताकि प्रेयर क्लास ही आपके रिट पिटीशन का मुख्य रूप है। अच्छा, ये मैटर इतनी प्रेयर से पिटीशन 227 में जाती, लेकिन जब हमने एक फर्दर प्रेयर यहां पे कर दिया तो ये पिटीशन 226 में चली गई। किस वजह से कि ये मैंडमस की प्रेयर की थी और मैंडमस किस में है, 226 में। तो ये पिटीशन फाइनली किस में चली गई, 226 में। अच्छा, अगर हम इसकी प्रेयर नहीं करते तो जो अपोजिट पार्टी नंबर 2 और 3 हैं वो पॉजिटिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लेते अपोजिट पार्टी नंबर 4 के खिलाफ, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड और क्रिमिनल ट्रैक है, जिसको मैंने एनेक्सर 6 के रूप में लगा रखा है। अगर आप किसी को हिस्ट्री शीटर बताते हैं, हिस्ट्री शीटर या क्रिमिनल बताते हैं, तो आपको क्या करना है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल करना है जिस डॉक्यूमेंट से वो क्रिमिनल शो हो रहा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे, इशू एनी अदर ऑर्डर और डायरेक्शन विद दिस ऑनरेबल कोर्ट में प्रॉपर अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस में आल्सो बी पास। ये प्रेयर इसलिए लिखी जाती है कि एनीवे मान लीजिए कि फर्स्ट प्रेयर एंड सेकंड प्रेयर हमारी ऑनरेबल कोर्ट कंसीडर ना भी करना चाहे, तो आप ऑनरेबल कोर्ट को एक ओपन स्पेस दे दीजिए। किस लिए, कि जो भी बेहतर हो मेरे क्लाइंट के लिए, क्या है, जो भी बेहतर हो मेरे क्लाइंट के लिए वो ऑर्डर पास किया जाए या पास कर दिया जाए। ठीक है, तो एक हिसाब से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उसके बाद में एनेक्सर पे आते हैं। एनेक्सर बहुत शॉर्ट में दिखाएंगे। देखिए, ये ऑर्डर है एडीएम का, एडीएम का ऑर्डर है। और ऑर्डर कैसे चेक किया जाता है, इसको आप हमारे चैनल पे लिंक होगा कि रेवेन्यू कोर्ट का ऑर्डर कैसे देखें, है ना, आप उसका डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा और उसको चेक कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बार बार पूछते हैं कि ऑर्डर कैसे निकाला जाए, कैसे देखा जाए, और खुद मजिस्ट्रेट ने क्या लिखा था, एडीएम ने क्या लिखा कि ये ऑर्डर क्या है, ये फाइनल ऑर्डर है, अंतिम आदेश। अब देखिए, उसके आगे ये न्यायालय का नाम है, वाद संख्या है, कंप्यूटर नंबर है, अंतर्गत धारा है, और ये यहाँ पे सरकार बनाम मिथुन उर्फ इंतजार अहमद है, निवासी अहमद शाह नगर, जरवल कस्बा, थाना जरवल, बहराइच, ये सब लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। देखिए, आगे इन्होंने क्या लिखा है, वो इंपॉर्टेंट है इस ऑर्डर में, कि क्या लिखा कि यहां से पढ़ देता हूं। अच्छा, ऊपर से ही पढ़ देता हूं, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले नेचर की पिटीशन आपको दिखा रहा हूं। पुलिस अधीक्षक बहराइच की आख्या दिनांक 6/1/2021 के आधार पर अभियुक्त मिथुन उर्फ इंतजार अहमद, उम्र करीब 42 वर्ष, सन ऑफ तफजुल, अहमद शाह नगर कस्बा और जरवल, जिला बहराइच के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 31A के अंतर्गत प्रारंभ की गई पुलिस पक्ष के अनुसार प्रतिवादी योम शातिर योम खतरनाक किस्म का गुंडा है, आवाम जनता में उसकी शोहरत खराब है, वह भारतीय दंड विधान के अध्याय 16, 17, 22 में गंभीर किस्म के अपराध करने के आदी है। जन समस्याओं में भय का आतंक भावना पैदा हो गई है। गवाह, जिस बात की हम जिक्र कर रहे थे, जिसकी वजह से ऑनरेबल कोर्ट इसमें इंटरफियर करे, ये इंपॉर्टेंट पैरा है, इसको नोट करिएगा। भय के कारण न्यायालय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखना चाहते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी संपत्ति और जान का खतरा पैदा हो जाता। पुलिस आख्या के अनुसार प्रतिवादी के विरुद्ध निम्न सारवान एफआईआर पंजीकृत है। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह रिपोर्ट किसकी है, पुलिस अधीक्षक की।
अब जब पुलिस अधीक्षक ये बात भली भांति जानते हैं तो आखिर कार्रवाई किस बिना पे नहीं हो रही है? अगर वो जानते हैं तो एक्शन मस्ट बी टेकन बाय द पुलिस। और विटनेसेस के ऊपर जो मुकदमे एक्यूज की तरफ से लिखाए जा रहे हैं वो मुकदमा ये एसपी की नॉलेज में होते हुए अगर मुकदमा लिखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट का कमांडर अपने कार्यों और कर्तव्यों को यानी विटनेस को प्रोटेक्ट करने में फेल हो रहा है। और एक स्कीम है, क्या है? विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, है ना? उसके तहत एसपी और नीचे के अधिकारी को मैंडेट किया गया है कि विटनेस का प्रोटेक्शन होना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो आप ऑनरेबल एचसी यानी हाई कोर्ट से रेमेडी सीख कर सकते हैं, जैसे कि हमने इस केस पे अभी लास्ट की हिस्ट्री पे हम जिक्र करेंगे। देखिए, ये मुकदमे की सीरीज है 1 2 3 4 5 से लेकर के कौन सा नहीं है मुकदमा, ये देखिए 47, 48, 19, 20 सब तमाम तरह के मुकदमे इसमें पंजीकृत हैं। ये देखिए बलबा है, ये है गुंडा एक्ट है, और बलबे के हैं, तमाम मुकदमे हैं। 419 है, 395 है, यानी लूट वगैरह से रिलेटेड बहुत गंभीर मुकदमे हैं इसमें। अब इसके बाद में नोटिस जारी हुई। नोटिस जारी करने के बाद में ये जिस्ट लिखा दोनों लोगों के पक्षों को सुन कर करके, और उसके बाद में हम लास्ट में ऑर्डर पे आते हैं। बहुत सारी डिटेल इसमें लिखी हुई है। ये ऑर्डर है जहां से लास्ट फाइंडिंग है, क्योंकि मुकदमे दर्ज है, मुकदमे दर्ज के साथ साथ उसमें हिस्ट्री प्रोवाइडेड है, तो बहुत ज्यादा उस पर वो नहीं है। ऑर्डर की जिस्ट को पढ़ करके समझने की कोशिश करते हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचना के आधार पर आदेश हुआ कि विपक्षी मिथुन उर्फ इंतजार अहमद, उम्र लगभग 42 वर्ष, पुत्र तफजुल निवासी अहमद शाह नगर, जरवल कस्बा, थाना जरवल रोड, जिला बहराइच को 6 माह की अवधि के लिए जनपद बहराइच की सीमा से बाहर रहने का आदेश। विपक्षी को यह आदेशित किया जाता है कि वो नियमित 6 माह जनपद बहराइच में निवास नहीं करेगा, और निवास करने वाले जनपद के पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपने निवास व उपस्थिति की सूचना प्रत्येक 15 दिवस में देगा। यदि उक्त व्यक्ति का किसी विशिष्ट न्यायिक आदेश के अनुपालन में संबंधित जनपद में न्यायालय की उपस्थिति में होना अनिवार्य है, तो उस न्यायालय में उपस्थित होने हेतु उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3 सबसेक्शन 3A तथा सफटित धारा 4 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु उससे संबंधित थाने में इस आवश्यक की सूचना देनी अनिवार्य है। इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक बहराइच व थाना अध्यक्ष जरवल को भी अनुपालन के लिए भेजा जाए। देखिए 6 महीने का इनको जिला बदर किया, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 6 महीने के लिए क्या कर दिया, जिला बदर किया। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है? जिला बदर किया, प्रॉब्लम कहां आई? प्रॉब्लम इस बात पे आई है, देखिए ऊपर 1 सेकंड के लिए, प्रॉब्लम इस बात के लिए है कि ये रिपोर्ट जो सबमिट की गई है वो एडीएम के पास किसके जरिए से? थ्रू एसपी के लिए, थ्रू एसपी। अच्छा, ये ऑर्डर पास हो गया। ये ऑर्डर कै तारीख को पास हुआ? 30/4/2022 को। और ये ऑर्डर की कॉपी का संबोधन किसको किसको है? ये है यहां पे एसपी महोदय को, ठीक। उसके बाद थाना अध्यक्ष जरवल महोदय को, ठीक। अब जब ये आदेश इसमें पास हो गया, तो ऑर्डर पास होने के बाद और इनके नॉलेज में होने के बाद किस हिसाब से ये एफआईआर दर्ज करते हैं? किसके खिलाफ? किसी भी खिलाफ जो है ये एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। अब इस आदेश का मतलब क्या होगा और इसका मैटर क्या होगा? देखिए, ये एफआईआर नंबर है 261, ये एफआईआर नंबर 261 है।
ये डेट है 1/1/2023 का और 1/10/2023 का। अब देखिए ये 323, 504, 506 है। समझना क्या है वह समझना है। इन्होंने क्या है, ये वादी मुकदमा कौन है, इंतजार अहमद, चेयरमैन प्रतिनिधि सनाब तफजुल, यानी जिस मैटर में हम अभी नीचे बात कर रहे थे वही ये एचएस महोदय हैं। ठीक, एचएस जिनको हिस्ट्री शीटर पुलिस ने कहा है। अब पुलिस ने एक्यूज के कहने पे या दबाव बनाने के लिए एप्लीकेशन पे किसके खिलाफ एफआईआर किया, जो एक केस में विटनेस, ये देखिए, और जो पिटिशनर अभी मैं जिसका जिक्र कर रहा था शादान, यानी शादान के विरुद्ध भी इन्होंने तहरीर दे दिया और मुकदमा पंजीकृत करा दी। जबकि उस ऑर्डर के बारे में जो जिस ऑर्डर को हम पढ़ रहे थे, देखिए जिस ऑर्डर को हम पढ़ रहे थे, यहां पे इस ऑर्डर को किसको संबोधित कर दिया है कोर्ट ने, एसपी को भी भेजा है एंड थाना अध्यक्ष को, एसएचओ को भी। तो एवरीथिंग इन द नॉलेज ऑफ द लोकल पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस अथॉरिटीज। उसके बाद क्या होता है, एफआईआर नंबर दर्ज कर दिया, किसकी वजह से, दबाव बनाने के लिए। फिर आगे बताते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए पुलिस ने जो एडीएम का ऑर्डर है, ये ऑर्डर डेट अभी एक बार फिर से नोट रखिए, 30/4/2022 का। पुलिस क्या कह रही है, 30/4/22, ये किसका ऑर्डर है, एडीएम का, 6 महीने जिला बदर करने के लिए, 6 मंथ बदर करने के लिए। अब क्या हुआ, 8/9/2022 को एक एफआईआर हुई, किस पे, 10 गुंडा एक्ट पे। अब देखिए एफआईआर कराने वाले कौन है, उप निरीक्षक विनय कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक विनय कुमार मिश्रा। जब आप मतलब इनकी पुलिस, एसपी साहब की पुलिस और एडीएम साहब की पुलिस खुद कहती है कि वो आदमी जो एडीएम साहब का ऑर्डर है ये, उसको वायलेट किया और वायलेट करके आया, रुका रहा और उसी ने विटनेस के खिलाफ एफआईआर कर दिया, तो कैसे घाल में लूठापटक हो रही है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पुलिस का इन्वॉल्वमेंट और उनका संदिग्ध होना खतरे से खाली नहीं है। अब कॉलम ऑफ एक्यूज में क्या लिखा, 7, समझिए ये कॉलम ऑफ एक्यूज है। यहां इंतजार अहमद उर्फ मिथुन, बाप का नाम तफजुल, ये पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। क्यों, क्या कहा कि फर्द गिरफ्तारी एक नफर अभियुक्त अंतर्गत धारा 10 यूपी गुंडा एक्ट, थाना जरवल रोड, जनपद बहराइच, आज दिनांक 8/9/2022 को मैं उप निरीक्षक विनय कुमार मिश्रा में हमराही सच एंड सच सरकारी वाहन देखभाल रोकथाम जराइम एंड चेकिंग संबंध वाहन व्यक्ति में थाना हाजा से रवाना होकर झुकैया ओवरब्रिज के आगे एकलव्य महाविद्यालय के सामने पहुंचा कि पता चला कि थाना क्षेत्र का अभियुक्त इंतजार अहमद उर्फ मिथुन तफजुल अहमद शाहनगर जरवल रोड वर्तमान समय में जिला बदर है आदेश का उल्लंघन कर प्रतिबंधित क्षेत्र एकलव्य महाविद्यालय के थोड़ा आगे न्यू स्टार ढाबा के पास मौजूद है। तो पुलिस ने इस बात को खुद एडमिट किया है कि जो एक्यूज है उसने वायलेट किया है और वायलेशन पे एफआईआर दर्ज हुई। तो अब अगर एफआईआर दर्ज हो गई तो उसके एक्यूज के खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग क्यों नहीं हो सकती है। एडीएम साहब को स्वयं मतलब सेल्फ कंटेम्प्ट करना चाहिए कि उनके ऑर्डर का वायलेशन हो गया, लेकिन उन्होंने खुद तो नहीं किया। अब जब पिटिशनर ने एप्लीकेशन दिया उसमें भी लाव लपेट की और उस लाव लपेट के बाद हाईकोर्ट से रिट पिटीशन हो गई। उसके आगे बता रहा हूं, ये पिटीशन भी फाइल ही हुई थी। अब देखिए ये एप्लीकेशन है पिटिशनर की। आप भी अगर किसी मैटर में एग्रीव्ड हो किसी से तो आप ये एप्लीकेशन इस तरह की दे सकते हैं। ये एप्लीकेशन उन्होंने दिया धारा 5 में और इसमें कंटेम्प्ट एक्ट का भी यहां पे जिक्र हुआ है
हालांकि कोशिश जुडिशियल कोर्ट है, इस पे बड़ा डिबेट है, लेकिन एप्लीकेशन फाइल हुई और अगर एप्लीकेशन आप फाइल करते हैं तो वो एप्लीकेशन एंटरटेन होगी। अब देखिए ऑर्डर शीट देखिए, जिसके खिलाफ 16 मुकदमे ये खुद मान रहे हैं, हम तो ज्यादा मान रहे हैं कि 16 से ज्यादा है, यानी 16 एफआईआर इनके कहने के अनुसार, पुलिस के अनुसार है, और वो रिपोर्ट है, ऑर्डर में मैंने मेंशन कर करके दिखाया। अब उसके इतना सब होने के बाद एडीएम साहब की नींद नहीं टूट रही है। यह देखिए पत्रावली में 18/10/2022 को इन्होंने ऐसे फाइल को साधारण छोड़ दिया, 31 को ऐसे ही साधारण गई, ऐसे ही ये साधारण डेट जा रही है, ऐसे साधारण डेट जा रही है, यानी लगातार आप देखते जाइए तो सारी डेटों में साधारण तक जा रही है, ए टू जेड। यानी किसी विटनेस की हत्या हो जाए, मर्डर हो जाए, या उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाए, प्रशासनिक तौर पे कोई मतलब नहीं है। इवन दो कि एडीएम के यहां एप्लीकेशन मूव हुई कि साहब आपके आदेश का वायलेशन हो गया, वायलेशन ऑफ ऑर्डर पास बाय यू, लेकिन उन्होंने क्या किया, जनरल डेट। अब जब आदमी खुद आदेश पास किया है और खुद जो है ऑर्डर का वायलेशन कर रहा है और उसके वायलेशन को कुछ ध्यान नहीं दे रहे, ये देखिए टाइप कॉपी लगा दिया है ऑर्डर शीट की, आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिए। महोदय को कोई मतलब नहीं है कि विटनेस क्यों परेशान हो रहा है। अब देखिए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम आया है, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। अब स्कीम का क्या मतलब है 2018 में, उसका क्या मतलब है जब अधिकारी को सुनना ही नहीं, यानी इतना हैबिचुअल ऑफेंडर जिसके खिलाफ इस तरह के मुकदमे दर्ज हों और वो विटनेस पे दबाव बना रहा है, लेकिन इनकी तरफ से कुछ सुनना नहीं, कुछ समझना नहीं। हालांकि ये एप्लीकेशन है, ये अभी भी एप्लीकेशन 18/10/2022 से बेचारा धीन है। इसी के बारे में क्लाइंट क्या करने आए थे, हाई कोर्ट में डायरेक्शन सीक करने आए थे, ये डायरेक्शन सीकिंग में आए थे, सीक करने। अभी आगे डायरेक्शन भी दिखा रहे हैं, बने रहिए, थोड़ा देखते रहिए। अब इसके बाद में ये पुलिस रिपोर्ट आई उसी एप्लीकेशन पे, ये पुलिस रिपोर्ट है एडीएम के यहां, इसमें सारी बातें लिखी कि हाँ उसने वायलेट किया है, उसकी टाइप कॉपी है। टाइप कॉपी वो तो हाथ से लिखी हुई थी, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था। ये वाद संख्या इतना में 30/4 का वायलेशन हुआ गुंडा एक्ट का, और 12 में का अभियुक्त मिथुन के खिलाफ जो है वो एप्लीकेशन फाइल हुई जिसमें प्रस्तरवार आख्या दी गई है। देखिए उन्होंने क्या कहा कि यह सत्य है कि अभियुक्त इंतजार उर्फ मिथुन तफज्जुल अहमद शाहनगर कस्बा जरवल बहराइच धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण की के तहत दिनांक 30/4/2022 को न्यायालय श्रीमान जी के आदेश से 6 माह के लिए जनपद बहराइच की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया था। क्या किया आगे की रिपोर्ट में, आगे की रिपोर्ट तो उन्होंने फाइल किया था वो निरस्त हो गई। अभियुक्त ने क्या फाइल किया था, कमिश्नर के यहां इसके खिलाफ अपील लाई करती है। एक चीज और समझिएगा, गुंडा एक्ट में जो ऑर्डर पास होता है वो अपीलेबल कहां पे है, अपीलेबल कहां पे है, कमिश्नर के यहां। कमिश्नर के यहां वो क्या हो गई, कमिश्नर के यहां अपील फाइल हुई, दैट अपील वाज रिजेक्टेड। ठीक, अब उसके बाद में क्या कहा कि क्योंकि अभियुक्त ने आदेश के वायलेशन किया, फलस्वरूप ये गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजे गए। और बाकी डिटेल रिपोर्ट है। इन्होंने कहा कि अभियुक्त इंतजार, पुलिस की प्रेयर देख लीजिए, अभियुक्त इंतजार इनके कस्बा जरवल के संबंध में प्रस्तरवार आख्या उपलब्ध है, इन्होंने उपलब्ध करा दी।
और पुलिस का खुद मानना है, वेरी शॉकिंग, समझिए इसे, जिस मामले में पुलिस खुद मान रही है, ये देखिए, प्रस्तर 4 में न्यायालय से संबंधित है और 5 पढ़िए। यह कथन सत्य है कि अभियुक्त मिथुन उर्फ इंतजार अहमद का क्षेत्र में भय व आतंक है। अब भय और आतंक होने के साथ साथ अगर पुलिस मुकदमा भी लिख रही है विटनेसेस के ऊपर, तो अब इसका अंदाजा लगाइए कि किस तरह का न्याय मिल रहा है। ये देखिए, ये रिपोर्ट डेट है इनकी, वहां पे आगे आइए। ये ऑर्डर शीट की टाइप कॉपी है, ऑर्डर शीट एक बार दिखा चुके हैं। अब पुलिस ने एक रिपोर्ट सबमिट किया था ओरिजिनली, किसमें, ये अदालत में ऑनरेबल ACGM कोर्ट में सबमिट किया था, जो डिस्ट्रिक्ट बहराइच की। उसमें क्या कहा है देखिए, डिटेल, ये क्राइम हिस्ट्री, आपराधिक इतिहास ओरिजिनल देख लीजिए। यानी ये बात सिर्फ मजिस्ट्रेट तक की ही नहीं है, ये बात जो है वो तमाम तक है ना, यानी हर जगह तक है। तो अब ये पूरा डिटेल है कि अभियुक्त के घोर विरोध किया जाता है उसकी जमानत का, और ये चीजें हैं। यानी एक तो प्रशासनिक तौर पे ADM ने कार्रवाई की, और ट्रायल कोर्ट की कोर्ट में भी पुलिस ने बाकायदा लिख कर करके यही ढीली ढाली बात दी है। यानी अभियुक्त के विरुद्ध अपराध है ये माना है, और शातिर अपराधी है वो माना है। ये उसकी टाइप कॉपी लगी हुई है एप्लीकेशन की, और ये पूरी एप्लीकेशन टाइप है वहां से लेकर के यहां तक। उसमें ऑर्डर शीट भी टाइप हो गई है। यहाँ पे एफिडेविट का फॉर्मेट है, ये फोटो वेरिफिकेशन है, ये वो कमिश्नर की मोहर है, ये स्टैंप है 10 रुपए का, और यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, बाकी मेमो पे डिटेल लिखा हुआ है। एफिडेविट में 2-3 चीजों का जिक्र मैंने पहले बता दिया था कि नाम लिखना जरूरी है, ईयर लिखना जरूरी है, फादर, और डिटेल उनका रिलीजन क्या है, प्रोफेशन क्या है, और इसी तरह से एड्रेस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ पे हमने एक चीज और लिख दिया था कि पिटिशनर इज द सोल पिटिशनर, डेपोनेंट इज द सोल पिटिशनर। खैर इसको कोई जरूरी नहीं है, ये तो अंडरटेकिंग करना है आईडी प्रूफ वगैरह के लिए, ये लिख दिया है इसमें, आप इसको देख लीजिएगा। ये कॉमन पैराग्राफ है, और पिटिशन को गो थ्रू आउट हुआ है, ये कॉमन पैराग्राफ है। जो बेसिक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो पैराग्राफ 3 है। हमारा फोकस एफिडेविट के पैराग्राफ 3 पे हमेशा रहता है। यानी इसमें क्या कहा कि यहाँ पे 3 बातों का ध्यान देना है सुमित जी, जो बार बार चीजें आ जाती हैं। नंबर 1, फैक्ट को वेरीफाई करना है, अलग पैराग्राफ में रिकॉर्ड को वेरीफाई करना है, उसके बाद जो लीगल एडवाइस है वो वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे मैंने इतना पैराग्राफ लिखा, मौकिल ने वेरीफाई किया, पैराग्राफ इतना जो है वो रिकॉर्ड के बेसिस पे सही है, और ये पैराग्राफ 13 एंड 14 क्या है, वो लीगल एडवाइस के बेसिस पे सही है। तो इसके लिए ये जरूरी है। एनेक्सर कितने लगा रहे हैं ये लिखना जरूरी है, और एनेक्सर की ओरिजिनल लगा रहे हैं या फोटोकॉपी लगा रहे हैं। अगर फोटोकॉपी लगाते हैं तो आपको इसे ये लिखना होगा कि डली कंपेयर्ड बाय द डेपोनेंट विद द किससे, ओरिजिनल से। तो ओरिजिनल से भी कंपैरिजन होना जरूरी है। ये एफिडेविट हो गया। ऑलमोस्ट ये पूरी आज की ड्राफ्टिंग इस पॉइंट पे कंप्लीट हो गई, अभी रुके रहिए, इस पॉइंट पे कंप्लीट हो गई। थक गए क्या? ऑलमोस्ट इस बात पे कंप्लीट हो गई है कि एक्यूज अगर कोई शातिर अभ्यस्त अपराधी हो तो उसके खिलाफ थर्ड आदमी भी इंटरवेंशन की एप्लीकेशन फाइल कर करके रेमेडी सीख कर सकता है। अब हम आते हैं ऑर्डर पे कि इस पिटीशन पे ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर किया था, तो वी आर जस्ट कमिंग ऑन द ऑर्डर। देखिए ये नेचुरल साइटेशन है, ऑर्डर पढ़ना आप सब जानते ही हैं। नॉर्मली ये ऑनरेबल कोर्ट का नंबर है। ये पिटीशन क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन
बाद में पहले रिट सी फाइल हुई थी, बाद में ऑनरेबल कोर्ट ने बाय वे ऑफ डिफेक्ट जो रजिस्ट्री थी उसे रिट सी से सीआरएलपी में कन्वर्ट करने के लिए कर दिया था, तो आप इसे फाइनली सीआरएलपी मानेंगे। यह पिटिशनर का नाम है और यह अपोजिट पार्टी है। अपोजिट पार्टी में फर्स्ट एडीएम है और यह काउंसिल नेम है। यह ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने ऑर्डर किया है। इस ऑर्डर से अगर कोई एग्रीव्ड है तो वो कहां जाएगा? एसएलपी में, यानी सुप्रीम कोर्ट जाएगा डिवीजन बेंच के ऑर्डर के खिलाफ। ऑनरेबल कोर्ट ने यह नोट किया कि हर लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर लर्नड एजीए फॉर द स्टेट दिस पिटिशन हैज बीन फाइल्ड फॉर द पिटिशनर विद द फॉलोइंग प्रेयर हमने पढ़ा ही दिया था, तो ये फर्स्ट प्रेयर हो गई और इसी में सब्सिक्वेंट प्रेयर है एज दिस ऑनरेबल कोर्ट मेड हिम फिट एंड प्रॉपर। तो ये ऑलरेडी ऊपर पढ़ा दिया है, इसलिए प्रेयर को हम यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे हैं। 2-3 इंपॉर्टेंट चीज और बताना बचा रह गया अभी। तो ऑनरेबल कोर्ट का देखिए ऑब्जर्वेशन, दिस कोर्ट हैज गॉन थ्रू द प्लीडिंग एंड आल्सो द एप्लीकेशन मेड बाय द पिटिशनर। A copy of the application of the said application has been annexed as annexure number 3 to this writ petition। यानी ऑनरेबल कोर्ट ने सारे कंटेंशन को सुनने के बाद ये पैराग्राफ नोट किया। उसके बाद में क्या कहा ऑनरेबल कोर्ट ने कि दिस पिटिशन इज फाइनली डिस्पोज ऑफ विद अ डायरेक्शन टू अपोजिट पार्टी नंबर 1, यानी अपोजिट एडीएम या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विद इन ब्रैकेट एडीएम टू कंसीडर एंड डिसाइड द एप्लीकेशन ऑफ द पिटिशनर स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ एक्सपीडियसली से विद इन अ पीरियड ऑफ 6 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर इज प्रोड्यूस। यानी ऑनरेबल कोर्ट ने सीरियसनेस को समझते हुए एप्लीकेंट के एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए बहुत शॉर्ट पीरियड दिया, 6 वीक का। 7/8/2023 को यह ऑर्डर पास हो गया। अब देखिए ये सीआरएलपी का ऑर्डर है, अच्छा ये उसका है। अब देखिए ये गुंडा एक्ट है। गुंडा एक्ट में इनको कम से कम 3 साल की सजा भी हो सकती है, तो उसके बारे में समझिए। गुंडा एक्ट में ये देखिए गुंडा एक्ट है, गुंडा एक्ट नेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 5 में क्योंकि एप्लीकेशन थी, 5 देख लेते हैं। जिला मजिस्ट्रेट की ये शक्तियों के बारे में क्या है कि वो क्या क्या कार्रवाई करेंगे और किस किस तरीके से करेंगे, और अगर उसका वायलेशन होता है तो सेक्शन 10 में जाएगा। जो व्यक्ति धारा 3 व 4 व 5 व धारा 6 के अधीन दिए गए आदेशों का उल्लंघन करेगा वो कठोर कारावास से जो 3 वर्ष का हो सकता है किंतु 6 माह से कम नहीं किया जाएगा। यानी इन्होंने जो वायलेशन किया है इस पे सेक्शन 10 के तहत जो पनिशमेंट अब मिलेगी वो कम से कम 6 माह की होगी, यानी मिनिमम जो होगा वो 6 माह का और मैक्सिमम जो इसकी होगी वो 3 ईयर की होगी। तो वैसे एडीएम को ये बहुत दिनों से मैनेज किए हुए हैं, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट का डायरेक्शन है तो डिसाइड करना ही पड़ेगा दिस वे दैट वे। पुलिस ने ऑलरेडी एडमिट कर रखा है, पुलिस ने ऑलरेडी एडमिट कर रखा हुआ है कि वो अभ्यस्त अभ्यर्थी हैं कि वो क्रिमिनल रिकॉर्ड है ना। उसके बाद में अब आप देखिए कि इसी मामले में एक और ऑर्डर देखिए कि अरशद आलम ने रिट पिटीशन फाइल की और इसमें सीरीज ऑफ मैटर है। सीरीज ऑफ मैटर में ये इनको अपोजिट पार्टी नंबर 6 बनाया अरशद आलम ने। ये लैंड ग्रेविंग का मैटर है, लेकिन हम ज्यादा डिटेल इसमें नहीं जा रहे, इस पे किसी पॉइंट पे फिर डिस्कस करेंगे। ये मैं दिखाना सिर्फ ये चाहता हूं, इस पे ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा, उस पे भी ऑनरेबल कोर्ट ने वर्डिक्ट देते हुए ये कहा है कि सेक्शन 67 जो एक्स पार्टी पास हुआ था
now an application for recall has been moved. The respondent number 6 and 7 dated इतना and date fixed for इतना. उसके बाद देखिए disposal of the case which shall be disposed of expeditiously and thereafter appropriate action shall be taken in accordance with law. तो इनके लैंड ग्रेविंग के मैटर में भी एक अलग से पिटिशन फाइल हुई थी जिसका पिटिशन रेट सी नंबर 6848 2023 है, अरशद आलम के थ्रू से फाइल हुई थी. चलिए खैर अभी इस पे ज्यादा जिक्र नहीं करते हैं. अब ये एक जिक्र और करते हैं कि इनकी लैंड ग्रेबिंग और इस तरीके के हीनियस ऑफेंस तो है ही, इनके ये साथ साथ एक क्राइम नंबर है 232 सन 2023. इसमें देखिए इनके खिलाफ छेड़छाड़ के भी मुकदमे ऑलरेडी दर्ज हैं 354 वगैरह तक. ये वादी मुकदमा ये जरीना बानो है और वाइफ ऑफ शकील है, और इसमें एक्यूज के कॉलम में देखिए इंतजार अहमद, ये रेसेंट की एफआईआर है और कई एफआईआर है. यानी इस तरीके से ये मतलब अभ्यस्त अपराधी हैं और इनके खिलाफ बहुत सारी चीजें हैं. और इन्होंने विटनेसेस को दबाने के लिए ऑलरेडी मैंने थोड़ा इस पे डिस्कस किया है कि 261 2023 की इन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई है और कई तरीके से एप्लीकेशन अलग अलग तरीके से फाइल करा करके लोगों को हरेस करने की कोशिश कर रहे हैं. अब आप बताइए कि जिसको पुलिस ये मानती है कि वो आदमी हिस्ट्री शीटेड है और नोटेड क्रिमिनल है, उसको कोई एक आदमी जो साधारण बार बार वो कोर्ट में जाके शिकायत कर रहा है उनको मारने लगेगा जिनका संगठित गिरोह है, और वो आदमी उस आदमी के खिलाफ यानी गुंडा एक्ट की कार्रवाई है और तमाम तरीके की कार्रवाई है, उस मामले में इनको जाकर करके कोई मारने लगेगा, ये असंभव सा लगता है. लेकिन चूंकि पुलिस मुकदमा दर्ज कर ली है तो अब एनीवे उसमें जांच होगी. तो कहने का तात्पर्य है कि एडीएम ने खुद अपने ऑर्डर में मेंशन किया है कि इन सारे ऑर्डर्स को किसके पास भेजा जाए, एसपी को भेजा जाए और स्टेशन हाउस अफसर को भेजा जाए, और स्टेशन हाउस अफसर ब्लाइंडली, देखिए यहां पे ये देखना है, एक और पार्ट पे समझ लीजिए. यहां पे ये देखिए थाना अध्यक्ष जरवल को गया है और एसपी को गया है. तो जब इनके नॉलेज में सारी चीजें हैं उसके बावजूद भी गलत प्रोसीडिंग इनिशिएट कर करके विटनेस के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, और एडीएम के जरिए से, एडीएम महोदय के जरिए से जिस केस में यह कहा गया है कि इस केस को 6 मंथ के अंदर डिसाइड कर देना है, यानी सॉरी 6 वीक में यानी 7/8/2023 का ऑर्डर है और 6 वीक लेफ्ट कर गया है. अभी भी इस मामले में फाइनल वर्डिक्ट एडीएम की तरफ से नहीं आया है, यानी अभी भी विटनेस को एक मुकदमा और फाइल करना पड़ेगा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट में 1971 में. तो इस तरीके से लगातार हरेसमेंट कहीं ना कहीं पे विटनेस को है. तो चाहे विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के अलावा कोई और भी एक्ट आ जाए तो उसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होगा. विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम ये लागू हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका इफेक्टिव ऑपरेशन और इम्प्लीमेंटेशन इस केस के देखने के बाद क्या आपको लगता है कि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत वहां पे लोकल अथॉरिटी इस स्कीम को लागू कर रही या नहीं कर रही है? आपका क्या मत है? मेरे हिसाब से अभी भी एक्ट और रूल को ग्राउंड लेवल पे लागू करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है ताकि लोग आराम से रह सके
और जो हिस्ट्री शीटर यानी ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं उनके विरुद्ध आवाज उठा करके लोगों की मदद करना, ताकि सोसाइटी क्राइम फ्री रह करके अपना काम कर सके और लाइफ और लिबर्टी के साथ जी सके। आपकी क्या राय है इस टॉपिक पे? आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए और मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। आज यहीं तक, अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।